हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। और जो यह एमसीक्यू है वह आप लोगों का जीएस जो आप लोगों का 40 मार्क्स का होता है उससे रिलेटेड है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संसद में वित्तीय बजट को कौन प्रस्तुत करता है। ऑप्शन ए है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं वह इसको प्रस्तुत करते हैं, या फिर ऑप्शन बी है कि बजट मंत्री के द्वारा जो है वह वित्तीय बजट को प्रस्तुत किया जाता है, या फिर ऑप्शन सी है कि वित्त मंत्री जो हैं वह वित्तीय बजट को प्रस्तुत करते हैं, या फिर ऑप्शन डी है कि वित्त सचिव के द्वारा वित्तीय बजट को प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए जो हमारा वित्तीय बजट होता है उसको हमारे जो भारत के वित्त मंत्री होते हैं वह संसद में वित्त बजट को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो जो भारतीय संसद में वित्तीय बजट को प्रस्तुत करने वाले जो मंत्री होते हैं वो होते हैं वित्त मंत्री। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो भारत के वित्त मंत्री होते हैं वह संसद में वित्तीय बजट को प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक जो है वह भाग देती है, यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव गैस में किस गैस का योगदान जो है वह सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन ए है कि पानी की वाष्प यानी कि जल वाष्प, दूसरा है ओजोन, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है नाइट्रोजन। तो देखिए जो हमारा ग्रीन हाउस गैस होता है इसमें मुख्य रूप से 6 गैसों को शामिल किया गया है, जिसमें O3 यानी कि ओजोन गैस, उसके बाद मीथेन यानी CH4 को शामिल किया गया है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम N2O कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन को भी इसमें शामिल किया जाता है यानी CFCS, उसके बाद CO2 यानी जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वह भी ग्रीन हाउस गैस में शामिल है, साथ ही जो हमारा जल वाष्प होता है वह भी ग्रीन हाउस गैस में शामिल होता है। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस में जो सर्वाधिक योगदान होता है वह जल वाष्प का होता है। ठीक है, जल वाष्प का होता है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस का सर्वाधिक योगदान होता है। तो देखिए पानी की वाष्प जिसे हम जल वाष्प भी कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। तो देखिए जो हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क है तो यह कहाँ है, तो यह जो हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है यह हमारा है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में, और यह काफ़ी प्रचलित नेशनल पार्क है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वह किस राज्य में है, तो वह उत्तराखंड में है। और यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि किस पशु की रक्षा के लिए इसे स्थापित किया गया था। तो देखिए जो उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वह प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व उसे रिजर्व भी है, और यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर को संरक्षित करने के लिए जो है यह स्थापित किया गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि बंगाल के बाघ को सुरक्षा देने के लिए किया गया था, या फिर हिम तेंदुए के लिए किया गया था इसकी स्थापना, या फिर एशियाई सिंह के लिए, या फिर एक सिंह वाले गेंडे के लिए किया गया था। तो देखिए जो बंगाल के बाघ है इसको संरक्षित करने के लिए जो है वह कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो देखिए भारत, ऑप्शन ए में देख लेते हैं हम लोग क्या है। देखिए ऑप्शन ए में है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन बी में है कि गोदावरी नदी जो है वह भारत की सबसे लंबी नदी है, या फिर ऑप्शन सी है कि गंगा, या फिर ऑप्शन डी है कि कृष्णा नदी। तो देखिए भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह गंगा नदी है। ठीक है, और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, और तीसरी भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह कृष्णा नदी है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी भी भारत में बहती है और यह लंबी भी है, बट यह भारत के अलावा दूसरे देशों में भी बहती है, तो इसलिए भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह गंगा नदी है। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है, तो गोदावरी नदी है। ठीक है, और यदि आप लोगों से पूछा जाए कि तीसरी सबसे लंबी नदी, तो कृष्णा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी
द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया था? तो देखिए ऑप्शन ए है 1885 में, ऑप्शन बी है 1942 में, ऑप्शन सी है 1947 में या फिर ऑप्शन डी है 1939 में। तो देखिए महात्मा गांधी द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था वो 1942 में किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार जो है वह राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया था? यानी कि कौन से वैसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि महात्मा गांधी को जो है वह पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे? ऑप्शन ए है कि जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू या फिर ऑप्शन डी है चंद्रशेखर आज़ाद। तो देखिए जो महात्मा गांधी थे उनको सबसे पहली बार राष्ट्रपिता जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि सुभाष चंद्र बोस जो है वह महात्मा गांधी को सबसे पहली बार जो है वह राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए। यानी कि वैसे कौन से प्रथम भारतीय थे जिन्होंने भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? ऑप्शन ए है CK नायडू, ऑप्शन बी है रंगनाथ मिश्रा, ऑप्शन सी है CB रमन या फिर ऑप्शन डी है अमर्त्य सेन। तो देखिए जो भौतिक शास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय थे वह थे CB रमन। ठीक है, और इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, प्रकाश से संबंधित खोज के लिए दिया गया था इनको, और 1930 में इन्हें जो है वह नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरन यानी दलदली हिरन की एक प्रजाति है कि दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला है, जिसे इस रूप में भी जाना जाता है। यानी कि जो हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ है? यह मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा जो हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वह मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और जो यह है वह दलदली हिरन का जो लुप्त प्रजाति हो रहा था तो इसको बचाने वाला था, तो इसे कौन से रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है कि काला हिरन, ऑप्शन बी है बारहसिंगा या ऑप्शन सी है कि चिकारा या नीलगाय। तो देखिए जो यह प्रजाति था इसको बचाने के लिए तो इसको हम लोग बारहसिंगा के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? ऑप्शन ए है कि 21 मार्च, ऑप्शन बी है 21 सितंबर या फिर ऑप्शन सी है 21 जून या फिर ऑप्शन डी है 21 अप्रैल। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे लंबा दिन होता है वह 21 जून को होता है। 21 जून को सूर्य जो है, ठीक है, सूर्य जो है वह कर्क रेखा पे, ठीक है, कर्क रेखा पे लंबवत होता है, जिस कारण से 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में जो होता है वह सबसे बड़ा दिन या फिर सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1904, ऑप्शन बी है 1914, ऑप्शन सी है यहाँ 24 होगा, ठीक है, 1924। उसके बाद ऑप्शन डी है 1934। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वह 1914 में हुई थी। ठीक है, चलिए हम प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जान लेते हैं। देखिए जो प्रथम विश्व युद्ध है वह 1914 से लेकर एक मिनट इसको देख लीजिए। जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार था, आप लोग इसको समझ लीजिएगा, 1914 से 1918 तक हुआ था। और जो सेकेंड वर्ल्ड वार था वह 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है वो 1914 में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए।
इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पेड़ों में ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं। यानी कि जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए है अवशोषण, ऑप्शन बी है अपकरण, ऑप्शन सी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी है बाष्पीकरण। तो देखिए जो हरे पेड़ पौधे हैं वह जो अपना भोजन बनाते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम लोग फोटोसिंथेसिस नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और यह था आप लोगों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू। आप लोगों को एग्जामिनेशन में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप लोगों के बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उसी से पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको कीजिए। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का जो जीएस का आप लोगों का पार्ट है उसके लिए एमसीक्यू लेकर आएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।